हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने कहा था कि अब हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, तो आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य कृत इतिहास से हम लोग कुछ इसके पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर आदिकाल में कितने प्रकार की, दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। एक मिलती है किसमें, आभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। ठीक है, एक तो आभ्रंश भाषा की है, दूसरी देश भाषा बोलचाल की है। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया। ठीक है, इसी आधार में इन्होंने आदिकाल का विभाजन किया, मतलब उसे बांटा अलग अलग कालखंडों में। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि आभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही इन्होंने साहित्य मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 12 ही ग्रंथों को क्या माना था, प्रामाणिक माना था, साहित्यिक माना था। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इनके 12 ग्रंथ, तो यहाँ पर है इनके ये 12 ग्रंथ। यहाँ पर देखिए आभ्रंश काव्य में इन्होंने विजयपाल रासो को, हमीर रासो को, कीर्तिलता को और कीर्ति पताका को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटेंट पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक कंटेंट पढ़ोगे तो कम से कम 400 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंटेंट पढ़ना। तो यहाँ पर आभ्रंश काव्य विजयपाल रासो और हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। उसके बाद इन्होंने देश भाषा काव्य में कौन कौन से ग्रंथों को माना है देश भाषा काव्य में, तो खुमान रासो को, विशलदेव रासो को, पृथ्वीराज रासो को, जयचंद्र प्रकाश को, जयमयंक, जस चंद्रिका को और परमान रासो आल्हा खंड के रूप में जो जाना जाता है, खुसरो की पहेलियां आदि और विद्यापति की पदावली। तो यहाँ तक तो इन्होंने देश भाषा काव्य पर इन्होंने माना है, इसमें आदिकाल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके, नेक्स्ट पॉइंट है कि उपयुक्त ये 12 पुस्तकों में, ठीक है, जो ऊपर 12 पुस्तकें अभी मैंने बताई, इन पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल पड़ा। ठीक है, किसके, इन पुस्तकों के आधार पर ये जो 12 पुस्तकें उन्होंने प्रामाणिक माना है, इनके आधार पर ही इसका नाम आदिकाल का नामकरण हुआ। और क्या नामकरण हुआ, तो वीर गाथा काल इन्होंने नाम करते हुए लिखा। इनमें से अंतिम 2 तथा विशलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। इन्होंने ये बात कही कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया जा सकता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों यानी कि 4 अध्यायों में के अंतर्गत इन्होंने विवेचित किया। ठीक है, कैसे किया, 4 अध्यायों के अंतर्गत इन्होंने विवेचित किया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनके अध्याय कौन से थे, तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, है ना, तो यहाँ पर इनके अध्याय देखेंगे, तो इनके अध्याय, तो यहाँ पर पहला प्रकरण है सम्मान परिचय। ठीक है, इनका पहला प्रकरण जो है वो सम्मान परिचय से है। दूसरा प्रकरण में क्या है, आभ्रंश काव्य है, क्या है, आभ्रंश काव्य है। तीसरे प्रकरण में देश भाषा काव्य है, क्या है, देश भाषा काव्य है। और चौथे प्रकरण में क्या है, इनकी फुटकल रचनाएं हैं, इनकी फुटकल रचनाएं हैं चौथे प्रकरण में। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इनका, कि नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, तो यहाँ पर इन्होंने
फर्स्ट प्रकरण के बारे में बताया है नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रकरण में इन्होंने क्या क्या बताया ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रथम प्रकरण में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी दो मूल विशेषताओं का वर्णन इन्होंने किया। एक क्या है, प्रकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था को पाली और दूसरी अवस्था को प्रकृत। प्रथम अवस्था को क्या इन्होंने माना, पाली, और दूसरी अवस्था को इन्होंने प्रकृत माना, और अंतिम अवस्था को इन्होंने आभ्रंश कहा है। क्या कहा है, अंतिम अवस्था को इन्होंने आभ्रंश कहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इनका देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रकृत की अंतिम आभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। मतलब कि जो प्रकृत है उसकी अंतिम अवस्था को ही आभ्रंश का क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से आभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ के, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है, डॉट डॉट करके भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि क्या बनता है क्वेश्चन की उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से, दोहा या दूहा क्या करता है, हटा देता है पॉइंट में, कहने से आभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये कथन किसका है, इस प्रकार से आंसर इसका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल ने आभ्रंश के लिए प्रकृताभास हिंदी का, इन्होंने आभ्रंश शब्द के लिए, आभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो किस शब्द का, प्राकृताभास हिंदी का। किसका किया था इन्होंने, प्राकृताभास हिंदी का प्रयोग किया था आभ्रंश शब्द के लिए। ओके, प्रकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और इन्होंने प्रकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आचार्य शुक्ल ने आभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी का प्रयोग तो किया ही, प्रकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया। मतलब उसके साथ साथ इन्होंने पुरानी हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि आभ्रंश का प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग गार्मी, कहां से, योग मार्गी बौद्ध सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर क्या होता है, मिलता है। कहां से, आभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं से के भीतर से ये मिलती है इसकी जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है मुंज और भोज के समय संवत 1050, कितना, संवत 1050 के लगभग तो ऐसी आभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375, कितना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो 1050 से लेकर के 1375, अर्थात राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव रासो के समय के कुछ पीछे तक इन्होंने माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि हालांकि प्रथम सिद्ध सरहप्पा का समय राहुल शंकरत्यायन के अनुसार
सामान्यतः 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है और यही इनका समय माना भी गया है। ठीक है, किसका? सरहप्पा का। तो ये 769 ईस्वी इनका समय माना गया है। कल की प्रैक्टिस में मैं ये क्वेश्चन डाली थी, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय कितना माना है? 633, है ना। अगर राहुल शंकरत्यायन के अनुसार पूछता है तो 769, अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछता है किसका समय? सरहप्पा का, तो 633 हो जाएगा। और विक्रमी संवत अगर पूछता है तो 690। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति को माना है। मतलब इन्हीं के कारण वो 8वीं शताब्दी के बजाय 7वीं शताब्दी से ही उन्होंने सिद्धों की रचनाओं को अपभ्रंश से क्या किया है? पदों की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जनुश्रुत इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोजपूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्प नामक किसी बदीजन को, किसको? बदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और उसके बाद क्या करते हैं कि शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किसका? अपभ्रंश का। ठीक है, इसमें कोई से अलंकार और अपभ्रंश का कोई भी प्रभाव इसमें नहीं है शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा। किसका अंतर रहा? तो अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश। जिस समय की रचनाएं मिलती हैं बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, इसमें अपभ्रंश के संबंध में लिखा है कि कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां ली जाने लगी, कारक चिन्ह लिए जाने लगे, क्रिया के रूप में, किसके रूप में? क्रियाओं के रूप में, है ना, क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय में कई सौ वर्ष पुराने रखे। कई सौ वर्ष पुराने इन्होंने ये सारी चीजें रखी। बोलचाल रूप न लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी, है ना। उनसे 100 वर्ष पहले कवि की परंपरा रखते चले आए, उसका इन्होंने रूप बताया। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है कि उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या थी? भिन्नता थी। एक समय विक्रम की 14वीं सदी के माध्यम से सारंगधर अपभ्रंश और खुसरो की देश भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं अपभ्रंश के रूप अवहट और देश भाषा मैथिली, ठीक है, अपभ्रंश के रूप अवहट और देश भाषा मैथिली का प्रयोग करते हैं।
इनके समांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि भाषिक वैविध्य की स्थिति में अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं सदी के मध्य विद्यापति के समय तक चलती रही। उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देश भाषा कहा है। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। किसका कहना था ये? विद्यापति के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस समय बोलचाल की भाषा देश भाषा, बोलचाल की भाषा कैसी थी? देश भाषा थी, और दो के रूप में आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं, प्रकृत रूढ़ियों में बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्रकृत की रूढ़ियों में मुक्त है। उसके बाद देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्रकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्ल जी द्वारा निर्देशित आदिकाल को दो मूल विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वो मूल विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अनादिष्ट लोक प्रवृत्ति, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच, किसके बीच? आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच इन्होंने 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। उसके बाद इस काल को जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ जो तो असिद्ध है और कुछ संदिग्ध है। असिद्ध क्या है? सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे। उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात की प्रकृताभास हिंदी। क्या होगा? प्रकृताभास हिंदी। तो यही थे इसके कुछ मेन पॉइंट। तो हम लोग कल पढ़ेंगे क्या? अपभ्रंश काव्य, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? अपभ्रंश साहित्य, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।